हेलो दोस्तों। अगले साल उत्तर प्रदेश में 50,000 सीटों पे सहायक अध्यापकों की भर्ती होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी का पेपर होना है, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम वो फरवरी के आसपास है। जो यूपीटीईटी है प्राइमरी लेवल, इसमें आपके जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं वो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। हर एक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और हर क्वेश्चन का 1 नंबर। इस तरह से आपके कुल क्वेश्चन बनेंगे 150, जिसमें आपके कुल नंबर होंगे 150। दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ जय पर। सबसे पहले जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो होगा गणित, क्योंकि गणित समझने में और प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। इसलिए गणित को सबसे पहले मैं कवर करूंगा, ताकि एग्ज़ाम के आते आते गणित हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। तो गणित में जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, वो कवर किए जाएंगे। संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, मिश्रण, कार्य और समय, चाल दूरी और समय, अलजेब्रा जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं, राशियां एवं मापन, ज्यामिति, सांख्यिकी, आंकड़ा प्रबंधन, संख्या श्रेणी और आखिरी है दोस्तों पैटर्न। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा संख्या प्रणाली, जिसे संख्या पद्धति भी कहते हैं। इस टॉपिक को दोस्तों हम 4 क्लासेस में कवर करेंगे। आज का हमारे पहला क्लास पूरी थियरी बेस्ड क्लास होगा दोस्तों। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को थियरी संख्या पद्धति की मालूम होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है या वो लोग जो रिवाइज करना चाहते हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक है दोस्तों अंक। अंक दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये दोस्तों अंक कहलाते हैं। इन्हीं सब अंकों से सारी की सारी संख्याएं बनती हैं। अगर 10 लिखना है तो भी इन्हीं से बनेगा, अगर 10 लाख लिखना है तो भी इन्हीं अंकों से बनेगा। सारी की सारी संख्याएं दोस्तों इन्हीं अंकों से बनती हैं। ये अंक हमारी संख्या प्रणाली के बेस हैं दोस्तों। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या दोस्तों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे गिनते हुए हम चले जाएं दोस्तों 100, 200, 1 लाख, अनंत तक दोस्तों। तो जो गिनती की संख्या हैं उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं में एक जो है दोस्तों, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर कोई कहे दोस्तों, तो गिनने में तो हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब कहीं भी जा सकते हैं ना दोस्तों। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों इनफाइनाइट है दोस्तों, ये इनफाइनाइट है। प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफाइनाइट, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी दोस्तों वो 1 होगी। अब ये पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों?
जो प्राकृत संख्या है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, इसी में अगर हम शून्य जोड़ लें, शून्य जो है एक से पहले अगर हम जोड़ लें, ये एक से पहले अगर हमने यहाँ पे शून्य जोड़ लिया, तो दोस्तों ये जो संख्या प्राप्त होगी, हमें जो संख्या परिवार मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे दोस्तों। तो ये जो संख्या परिवार मिलता है दोस्तों, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है दोस्तों, वो आपकी 0 है। और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि प्राकृत संख्या में है, वैसे ही वैसे ही पूर्ण संख्या में भी है दोस्तों। पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर ये है कि शून्य जुड़ जाएगा। प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या क्या है दोस्तों? तो सम संख्या वो प्राकृत संख्या, सम संख्या दोस्त वो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया। तो इन संख्याओं, इन अंकों, ये जो संख्याएं हैं, ये जो इसमें जो संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाए, ये जो संख्याएं हैं 2 से विभाजित हो जाएं, वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे अब 2 से विभाजित होने का मतलब यहाँ पे दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाए है। 2 से विभाजित होने का मतलब पूर्णतः विभाजित होना है, दशमलव में आना नहीं है दोस्तों। जैसे 2 से अगर हम 2 में भाग दें तो कट जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 2 4 को भी काटेगा, 2 6 को भी काटेगा, 2 8 को, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, ऐसे हम 50 को, 100 को, 200 को, इस तरह से संख्याएं, जो भी संख्याएं आएंगी दोस्तों जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, वो सम संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों मैंने कहा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, पॉइंट में नहीं, दशमलव में नहीं आना चाहिए उसका उत्तर। जैसे अगर 1 में हम 2 से भाग दें तो उत्तर आएगा 0.5 आएगा दोस्तों। लेकिन ये जो है 1 में अगर 2 से विभाजित कर भाग दे रहे हैं तो 0.5 आ रहा है। ये पॉइंट जो है, अगर ये 0.5 में आ रहा है उत्तर, तो ये एक सम संख्या नहीं गिनी जाएगी। हमें ये जो उत्तर दोस्तों, ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए जो भी उत्तर आए। ऐसे ही दोस्तों विषम संख्या की बात करते हैं तो वो प्राकृत संख्या जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित ना हो सके, वो प्राकृत संख्या जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित न हो सके। सम संख्या थी दोस्तों जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। और विषम संख्या वो प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो सके। जैसे आपका 1 है दोस्तों, अभी मैंने एग्जांपल दिया, 1 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो 0.5 उत्तर आएगा। 0.5 उत्तर आएगा दोस्तों। हमें दशमलव को काउंट नहीं करना है, हमें दशमलव में नहीं जाना है। यहाँ पे दिया हुआ है पूरी तरह से विभाजित हो जाए दोस्तों, यानी पूर्णांक आना चाहिए उत्तर, दशमलव अंक नहीं आना चाहिए। पूर्णांक आएगा, दशमलव अंक नहीं आएगा दोस्तों। तो 1 है आपका विषम संख्या, 3 है, 3 में भी 2 से हम भाग देंगे दोस्तों तो भी 2 जो है 3 को पूर्णांक में नहीं काट पाएगा, उसमें भी दशमलव अंक में जाएगा। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 17 है, 19 है,
ये सारे दोस्तों विषम संख्या कहलाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। जैसा नाम से लगता है दोस्तों कि ये भाज्य संख्या का मतलब जो विभक्त हो जाए। भाज्य संख्या का मतलब जो संख्या विभक्त हो जाए। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? तो वो प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। एक के अलावा दोस्तों और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वो दोस्तों भाज्य संख्या कहलाती है। इसके अलावा अगर इसको दूसरे तरीके से हम कहें तो वो प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे अपवर्तक का मतलब समझ लीजिए। अपवर्तक और अपवर्त्य, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि अपवर्तक और अपवर्त्य है क्या चीज़। कुछ लोग अपवर्तक को गुणनखंड से जोड़ लेते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक सारे गुणनखंड जो हैं आपके अपवर्तक होंगे। किसी दिए गए संख्या के अपवर्तक उसके सारे गुणनखंड होंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो उसके अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 6 है दोस्तों। 6 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 6 किन किन संख्याओं से कट सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। ठीक है दोस्तों, 6 कट सकता है। किन किन संख्याओं से 6 कट सकता है? 6 जो है आपका कट सकता है 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो 6 में ये 4 जो हैं, ये 4 दोस्तों, ये इसके अपवर्तक कहलाएंगे। 1, 2, 3 और 6 ये इसके अपवर्तक कहलाएंगे। और अपवर्त जो होगा वो 6 होगा। 6 की अपवर्त है। इस अपवर्त के अपवर्तक 1, 2, 3 और 6 हैं। ठीक है दोस्तों, अपवर्तक और अपवर्त का मतलब आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब 4 क्यों मैंने कहा दोस्तों? क्योंकि 4 जो है 1 से और 4 ये तो एक दोस्तों हर प्राकृत संख्या को काटती है, और 4 कोई भी संख्या अपने आप को खुद काटती है। तो 1 और 4, उसके अलावा ये कटती है 2 से। जब 2 से विभक्त होता है 4 तो उत्तर 2 आता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो है इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है। इसलिए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 कही जाती है। सॉरी दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब आते हैं दोस्तों अभाज्य या असंयुक्त या ऋण संख्या। जैसा कि नाम से ही लगता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या संख्या है? वो वैसी प्राकृत संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और स्वयं के अलावा
किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। किसी दूसरी संख्या से स्वयं के अलावा और एक के अलावा, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं दोस्तों। माफ करिएगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 1 से कटता है और स्वयं 2/2, उसके अलावा इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या में एक भी अपने आप को काटता है, 1/1 बराबर 1, लेकिन अभाज्य संख्या में एक को हम नहीं काउंट करते हैं। इसलिए एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त न हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें, तो जैसे मैंने बताया 2 1 से विभाजित होगा, उसके अलावा स्वयं 2 से। 3 1 से विभाजित होगा, उसके अलावा स्वयं 3 से। फिर 5 है, 5 के बाद दोस्तों 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है। अब यहाँ पे मैंने 5 के बाद 7 क्यों बोला दोस्तों, 6 क्यों नहीं मैंने बोला? क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ये तो हर सूरत में होना है दोस्तों। लेकिन उसके अलावा उसके अपवर्तक हैं, यानी जिन संख्याओं और भी संख्याएं हैं जिनसे वो कट सकती हैं। जैसे 2 हो गई, 2 से कट सकती है, 3 हो गया, 3 से भी कट सकता है। ऐसे ही 7 के बाद मैंने 11 बोला दोस्तों, 8 नहीं बोला। 8 नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि दोस्तों 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं 8 से भी कटेगा दोस्तों। तो इसके अपवर्तक 1 और स्वयं के अलावा 2 और 4 भी हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 7 के बाद 8 न लिखकर 9 भी नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि 9 भी 3 से कट जाएगा। 10 है, 2 और 5 दोनों से कटेगा, इसलिए 7 के बाद 11 लिखा गया है दोस्तों। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुड़वा अभाज्य, ये टॉपिक दोस्तों बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य, ये क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जुड़वा अभाज्य, जैसे नाम से लगता है, जुड़वा का मतलब 2 और अभाज्य का मतलब जो भाजित ना हो सके। तो इसमें दोस्तों 2 संख्याएं होंगी जो भाजित ना हो सके, एक साथ 2 संख्याएं जो भाजित ना हो सके। लेकिन इसमें एक शर्त है दोस्तों, जुड़वा अभाज्य में जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, मतलब जुड़वा अभाज्य में 2 संख्याएं होंगी, लेकिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, ठीक है, और वो दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि 2 संख्याएं दोनों अभाज्य होंगी और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 3 और 5। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 3 और 5 के बीच में अंतर क्या है दोस्तों? 2 का। 5 7, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है।
वैसे ही दोस्तों 11, 13, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं दोस्तों। अब इसमें मैंने अभाज्य ऐसे कहें कि 7 और 11, 7 और 11 ये भी तो दोनों अभाज्य हैं। दोनों साथ में अगर आए दोस्तों तो क्या हम इनको जुड़वा अभाज्य कह सकते हैं? तो नहीं। इनके बीच में जो अंतर है दोस्तों, इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? 4 का। और शर्त यहाँ पे क्या है दोस्तों? कि अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं 7 और 11, इनको जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य तो हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 2 होना चाहिए। वो इस शर्त को पूरी नहीं कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से जुड़वा अभाज्य आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों सहअभाज्य या असहभाज्य। ये क्या है? तो इसको समझिए दोस्तों, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है दोस्तों, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब वो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन दोनों संख्याओं को दी गई दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 1। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी 1 से बड़ा कोई संख्या ना हो जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। ठीक है दोस्तों, वो स्वयं भी अपने आप को तो काट सकते हैं, लेकिन अपने साथ वाली दूसरी संख्या को नहीं काट सकती। ठीक है दोस्तों, तो वो सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे 4 और 5। 4 और 5 दोस्तों, 4 और 5। अब 4 और 5 इसका महत्तम समापवर्तक देखिए, 4 खुद को तो काट सकता है लेकिन 5 को नहीं काट सकता। इन दोनों में इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 ही हो सकता है दोस्तों। 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। ठीक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या 1 ही है। अब उसे बड़ी से बड़ी संख्या कहें, छोटी से छोटी संख्या कहें, लेकिन एक ही है जिससे 4 और 5 दोनों काटे जा सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सहअभाज्य मतलब ये आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसके अलावा भी कोई दूसरा अंक नहीं होगा, कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों संख्याओं को विभक्त कर सके। ऐसी श्रेणी में 5 और 7 है। 5 और 7 का भी महत्तम समापवर्तक, बड़ा से बड़ा महत्तम समापवर्तक भी 1 ही होगा दोस्तों। 4, 9, 4 2 तो 4 को काट देगा, 3 9 को काट देगा। लेकिन इनमें 2 4 को काटता है, 3 9 को काटता है। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं दोस्तों। एक संख्या होनी चाहिए, संख्या 1 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे मैं कहूँ कि 4 और 16 ये सहअभाज्य हैं कि नहीं, ये बताइए। तो 4 जो है 2 से कट जाएगा, 16 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब कट सकता है, उसके अलावा 4 खुद को भी काटेगा और 16 को भी काटेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब 16 को भी काटता है, 4 1 कम 4 1 और 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों,
तो 4 और 16 ये सअभाज्य संख्याएं नहीं कही जाएंगी। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, सअभाज्य संख्याओं में जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 1 होगी, जिनसे ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं, उनको सअभाज्य कहते हैं। अब सअभाज्य में दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सअभाज्य में 4 देखिए सम संख्या है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जुड़वा अभाज्य में कोई सम संख्या नहीं आपको देखने को मिलेगी। जुड़वा अभाज्य में कोई भी सम संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जुड़वा अभाज्य में संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है दोस्तों। सअभाज्य में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें हम कहें कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन ये संख्याएं सअभाज्य हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों जो ध्यान देने लायक हैं, आइए हम उन पे गौर करते हैं। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सअभाज्य होगी। कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं ये सअभाज्य होंगी। कैसे होंगी दोस्तों? 3 और 5, जो जुड़वा अभाज्य में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 और 5, हम इसको लेते हैं। 3 और 5, इसका महत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सके वो है 1। 5, 7 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 1 जो इन दोनों को काट सके। 11, 13 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 1 जो इन दोनों को काट सके। ठीक है दोस्तों, तो हर जुड़वा अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, हर जुड़वा अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या है, लेकिन प्रत्येक सअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं। प्रत्येक सअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं। प्रत्येक सअभाज्य, जैसे मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों 4, 5 का, ये सअभाज्य तो है लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें इन दोनों संख्याओं में 1 का अंतर है, 2 का नहीं। ठीक है दोस्तों, अब 5 और 7 ये सअभाज्य भी है, जुड़वा अभाज्य भी है, क्योंकि 5, 7 दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होगा और दोनों के बीच का अंतर 2 है, यानी कि ये एक को भी, इस शर्त को भी पूरा कर रही है, इस शर्त को भी पूरा कर रही है, और साथ ही साथ 5, 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका सअभाज्य भी है, जुड़वा अभाज्य भी है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, इसमें नोट में दिया हुआ 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सअभाज्य होती हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सअभाज्य होती हैं। ये क्या है दोस्तों? 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अगर हम काउंट करते हैं तो 2, 3 देखिए दोनों के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन 2 और 3 इनका कोई भी कॉमन अपवर्तक नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 को काट सके सिवाय 1 के। ऐसे 3, 4 इसमें भी कोई कॉमन संख्या नहीं है
एक के अलावा जो इनको काट सके। ऐसे ही हम 15-16 भी लें तो 15 और 16 में भी कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको अगर डिफाइन करते हैं तो प्राकृत संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या का जो मान है उससे 2 गुना संपूर्ण संख्या दोस्तों प्राकृत संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना, सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से इसे एक बार देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण संख्या क्या है? वो प्राकृत संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग, वो प्राकृत संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योग, अभी मैंने अपवर्तक आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर आपको डिफाइन करूँगा। अपवर्तकों का योग संख्या मान, यानी जो संख्या है, दी गई संख्या, उससे 2 गुनी हो। ठीक है, वो संख्याएं संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 है और 28 है। अब 6 और 28 कैसे हैं संपूर्ण संख्या दोस्तों? देखते हैं। तो 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक होंगे दोस्तों 1, 2, 3 और 6। 1 और 6 तो हर एक संख्या का, एक तो हर संख्या का अपवर्तक होता है दोस्तों, एक हर संख्या का अपवर्तक है। उसके अलावा संख्या खुद को काटती है, तो इस वजह से वो संख्या भी खुद का अपवर्तक हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो गुणनखंड हैं, जैसे 2 हो गया, 2 6 को काटता है, 3 6 को काटता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसके अपवर्तक हो गए 6 के, 1, 2, 3 और 6। अब इसको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 6 मिला के 12 हो गए दोस्तों। अब 6 का 2 गुना है कि नहीं 12? 6 का 2 गुना है ना 12, 6 दूना के 12। वही तो ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग 12 हुआ, संख्या मान से 2 गुना हो। संख्या मान 6 है, 6 से 2 गुना, 6 का जो 2 गुना हुआ 12, यानी 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। वैसे ही दोस्तों हम 28 पे आते हैं। 28 के अपवर्तकों का योग, 28 के अपवर्तक कौन होंगे? तो 28 का अपवर्तक 1, 2, 4, 7, 14 और 28। कैसे दोस्तों? 1, 2, 2 जो है 28 को काटेगा 14 बार में, 4 जो है 7 बार में काटेगा, 7 4 बार में काटेगा, 14 दूना 28 और एक स्वयं 28। ठीक है दोस्तों, तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या होगी 56। ठीक है दोस्तों, 56। और 28 का 2 गुना होता है दोस्तों 56। 28 का 28 में अगर हम 2 का गुणा करें तो प्राप्त होगा 56। ठीक है दोस्तों, तो 28 भी संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों परिमेय संख्या।
अब ये परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p बटा में q के रूप में हो या p बटा में q के रूप में लिखी जा सके। p बटा में q का मतलब दोस्तों यहाँ पे भिन्न से है, वो संख्याएं जो भिन्न के रूप में व्यक्त की जा सके। भिन्न में p आपका भिन्न में दोस्तों p आपका अंश हो गया, p बटा में q, इसमें p आपका अंश हो गया दोस्तों और q हर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है दोस्तों कि q जो है वो q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। देखिए दोस्तों q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इक्वल का निशान देखिए उसे काट दिया गया है दोस्तों, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है दोस्तों, अगर q यानी हर 0 होगा तो पूरी संख्या का मान नहीं परिमेय होगा दोस्तों, पूरी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एग्जाम्पल कुछ है दोस्तों, जिससे एग्जाम्पल दिया है 2 बटा में 3, जहाँ 2 अंश है 3 हर है, 5 अंश है 3 हर है, 11 अंश है 7 हर है, 4 बटा में 9 4 अंश है और 9 इसमें हर है। ये देखिए दोस्तों ये सारी संख्याएं भिन्न में लिखी हुई हैं। भिन्न का मतलब जो p बटा में q का जो रूप है उसको भिन्न बोलते हैं दोस्तों, जिसमें अंश होगा और हर होगा। तो ये अंश 2 अंश है 3 हर है, 5 अंश है 3 हर है, 11 अंश है 7 हर है, 4 अंश है 9 हर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा सामने जो दिए हुए हैं 4, 5, 8, 0 और करणी में 4, अब ये कैसे परिमेय संख्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 1 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसी संख्या का वैल्यू प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो 4 में हम 1 से अगर भाग दें तो 4 ही उत्तर आएगा, 4 ही उत्तर आएगा दोस्तों। यानी 4 को हम व्यक्त कर सकते हैं ना 4 बटा में 1 से, 4 को 4 बटा में 1 से हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों 5 है, 5 के भी नीचे कुछ हर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5 को हम ऐसे भी तो व्यक्त कर सकते हैं 5 बटा में 1, ये भिन्न का रूप हो गया 5 बटा में 1। ऐसे ही 8 को भी लिखा जा सकता है 8 बटा में 1। शून्य भी है इस तरह से दोस्तों, शून्य को भी हम परिमेय संख्या में ज्ञात करते हैं, परिमेय संख्या में काउंट करते हैं शून्य को। ठीक है दोस्तों, और करणी में 4 दिया गया, करणी में 4 यानी कि 4 का वर्गमूल, अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, 4 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 2 आएगा। ऐसे ही 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। ये पूर्णांक में आ रहे हैं दोस्तों। अब 4 को 1 बटा में 4 लिख सकते हैं, 2 को वैसे ही सॉरी दोस्तों 4 को 4 बटा में 1 लिख सकते हैं, वैसे ही 2 को 2 बटा में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगे दोस्तों। अब इसमें कुछ नोट दिया हुआ है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक चले जाएं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब प्राकृत संख्या में शून्य
हम जोड़ देते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। यहाँ पे दोस्तों पूर्णांक का मतलब ये नहीं दिया हुआ है कि इसका मतलब ये है कि दशमलव अंक जो होंगे वो परिमेय नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दशमलव अंक होंगे वो परिमेय नहीं है। हाँ, दशमलव अंक बहुत से हैं जो परिमेय नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दशमलव अंक हैं जो परिमेय हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 1/2 ये परिमेय संख्या है दोस्तों, भिन्न के रूप में लिखी गई है, लेकिन इसको अगर दशमलव में व्यक्त करेंगे तो 0.5 उत्तर आएगा। 0.5 उत्तर आएगा। 1 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और 1 पे 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। 2 से 10 में भाग देंगे, 5 हो जाएगा, तो 0.5 उत्तर आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दशमलव में अंक दिए हुए हैं वो परिमेय नहीं है, वो भी परिमेय हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्णांक हैं वो तो निश्चित तौर पे परिमेय हैं। ठीक है दोस्तों, जो दशमलव में होंगे वो परिमेय होंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पूर्णांक में है वो परिमेय ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब वो संख्या है जिसको मापा ना जा सके। परिमेय संख्या थी जिनको हम सही माप लें, ठीक है, जिसका सही वैल्यू निकाली जा सके, वो परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या जिनकी सही वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि कुछ संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो कुछ संख्याएं हैं जैसे दोस्तों करनी में 2। ठीक है, अगर 2 का वर्गमूल निकाला जाए तो आएगा 1.414214, इस तरह से निकलता हुआ आगे तक चला जाएगा दोस्तों, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसे करनी में 2 को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरह से करनी में 3 है। करनी में 3 का भी मान हम नहीं निकाल सकते। करनी में 3 का जो मान निकालेंगे तो 1.7320588008 ऐसे निकलता हुआ इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो दोस्तों करनी में 3 का भी हम मान नहीं निकाल सकते। अगर पूरी तरह से मान नहीं निकाला जा सकता, जिसे मापा ही नहीं जा सकता, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, और जो मापी जा सके संख्या, जिनको परिमित किया जा सके, जिनको मापी जा सके, वो परिमेय संख्याएं हैं। अब पाई दोस्तों जनरली लोग जानते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 है। तो 22/7 तो भिन्न के रूप में है ना 22/7। तो उसको भैया क्यों आपने अपरिमेय में डाल दिया। तो दोस्तों पाई का ये अनुमानित मान है 22/7, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लमसम मान है, 22/7 के आसपास आता है। जो आयत और क्षेत्रफल में जनरली यूज़ किया जाता है, उसके अलावा बहुत सी जगहों पे पाई को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका अनुमानित मान 22/7 है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं दशमलव में तो 3.142857 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक चला जाएगा दोस्तों। ये इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे भी इसीलिए अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों
अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं मान। ये मान क्या है दोस्तों? मान दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक जातीय मान, एक जो है दोस्तों जातीय मान, जिसको अंकित मान भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्थानीय मान, जिसको आकस्मिक मान भी कहते हैं। अब जातीय मान और स्थानीय मान, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने एक संख्या दी है, काउंट करते हैं। इकाई के स्थान से 5 इकाई पे है, 3 दहाई पे है, 2 सैकड़े पे है, फिर 5,000 पे है, 2 10,000 पे है, 8 लाख पे है, और एक जो है 10 लाख पे है। तो इस तरह से संख्या हुई 18,25,235। ठीक है दोस्तों। अब जातीय मान पहले हम समझते हैं दोस्तों। जातीय या अंकित मान, ये अंकित मान किसी भी दी गई संख्या में उसका जो मान है, चाहे वो सैकड़े पे हो, इकाई पे हो, दहाई पे हो, हजार पे हो, लाख पे हो या करोड़ पे हो, करोड़ों की भी संख्या लिखी हो दोस्तों, लाखों की भी लिखी हुई है, तो उस संख्या का जो मान है, जो अपना मान है, अगर 5 लिखा है तो 5, 8 लिखा है तो 8, वो उसका अंकित मान होगा। जैसे इस संख्या में 5 इकाई के स्थान पे है तो भी इसका अंकित मान 5 ही है, और ये 5 जो है आपका हजारवें के स्थान पे है, देखिए दोस्तों, फिर भी इसका अंकित मान 5 ही है। तो अंकित मान दोस्तों संख्या चाहे किसी भी स्थान पे हो, ठीक है, दी गई संख्या में कोई अंक जो है वो किसी भी स्थान पे हो, उसकी अंक की जो अपनी वैल्यू है वही उसका अंकित मान कहलाता है। जिसमें 5 जो है, इसकी अंकित वैल्यू 5 है, 3 की अंकित वैल्यू 3 ही है, लेकिन 5 की स्थानीय या आकस्मिक मान, स्थानीय मान, ये क्या होगी? चूँकि 5 जो है इकाई के स्थान पे है तो 5 गुणे 1 यानी 5। स्थानीय मान और अंकित मान दोनों 5 का सेम है, क्योंकि 5 जो है आपका इकाई के स्थान पे है दोस्तों। अब 3 को देखते हैं। 3 का अंकित मान तो 3 ही है दोस्तों, लेकिन 3 का स्थानीय मान चूँकि दहाई के स्थान पे है तो 3 गुणे 10 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 30। ये 3 जो है इसका स्थानीय मान 30 हो गया। वैसे 2 है दोस्तों, 2 का अंकित मान तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 का स्थानीय मान ये सैकड़े के स्थान पे है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 जो है सैकड़े के स्थान पे है, तो 2 गुणे उसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो 200। ठीक है दोस्तों, तो 200, 2 का स्थानीय मान जो हो गया वो 200 हो गया, लेकिन 2 का अंकित मान 2 ही रहा। ऐसे ही 5 का अंकित मान 5 है दोस्तों, लेकिन 5 का स्थानीय मान चूँकि ये हज़ार के स्थान पे है तो 5 गुणे 1000 यानी 5000, इसका स्थानीय मान हो गया 5000। ऐसे ही 2 यहाँ पे दोस्तों, फिर से 2 जो है इसका अंकित मान तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 जो है इसका स्थानीय मान 2 गुणे 10,000, चूँकि ये 10,000वें स्थान पे है, 10,000 का स्थान है, तो 2 गुणे 10,000 यानी 20,000 हो गया इसका स्थानीय मान। फिर दोस्तों 8 का अंकित मान या जातीय मान वो तो 8 ही रहेगा, लेकिन ये लाख के स्थान पे है, इसलिए 8 गुणे 1 लाख यानी 8 लाख इसका स्थानीय मान हो गया। वैसे दोस्तों 1 10 लाख के स्थान पे है तो इसका अंकित मान तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका स्थानीय मान 1 गुणे 10 लाख हो जाएगा, यानी इसका अंकित मान हो जाएगा आपका दोस्तों 10 लाख। ठीक है, 1 गुणे 10 लाख बराबर 10 लाख। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर कहता हूँ, मान में किसी संख्या में दिया गया अंक जो है जिस स्थान पे होगा, इकाई के स्थान पे,
दहाई के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है, तो उस अंक में उस स्थान का मान, जैसे सैकड़े का स्थान है तो 100, हजारवें का स्थान, 1000 का स्थान है तो 1000, उससे गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसका स्थानीय मान होगा। और अंकित मान वो किसी संख्या में जो अंक दिया हुआ है वो किसी भी स्थान पे हो, वो अंक का जो उस अंक का जो अपना वैल्यू है वो उसका अंकित मान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है दोस्तों, तब तक मन से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।